Today I am going to discuss some problems on relations. In previous class, we have studied the basic of relation. As you seeing first question, we have given two sets A having elements 1, 2, 3, B जिसमें 4, 5, 6 है और पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है. आगे क्वेश्चन कहता है कि which of the following is या आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ये चारों को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दीज आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. ये क्वेश्चन है. आप समझ सकते हैं ए से बी में रिलेशन होने के लिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना पड़ेगा इसमें से सबको जो भी रिलेशन होगा. तो हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट करें. फर्स्ट आप समझ सकते हैं फर्स्ट ए क्रॉस बी का रिलेशन है या नहीं है, ये ऑब्जर्व करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए हमें क्या देखना है, सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट प्लेस है ये सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए और सेकेंड प्लेस का जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स है वो बी में होना चाहिए. हम देख सकते हैं फर्स्ट प्लेस पर 1 है, 3 है, 5 है. तो 1, 3 तो है, 5 नहीं है. ये 5 ए में होना चाहिए था, नहीं है, मतलब ये रिलेशन नहीं है. क्वेश्चन कहता है ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर या गिव रीजन फॉर योर आंसर. एक सेंटेंस लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ए रिलेशन बिकॉज दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. जब भी रिलेशन होगा तो काउज होगा क्या कि वह सबसेट है ए क्रॉस बी का, और जब भी रिलेशन नहीं होगा तो काउज होगा कि वो सबसेट ए क्रॉस बी का नहीं है. यहां पर हमने जैसे कि देखा ये सबसेट नहीं है. सेकेंड आप देखेंगे फर्स्ट प्लेस 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है इसमें, तो फर्स्ट प्लेस तो मिल रहा है. सेकेंड प्लेस पर 5, 6, 4, 6, 5, 6, 4, 6, मतलब सेकेंड प्लेस का जो भी एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट है. देयरफॉर हम कह सकते हैं ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, देयरफॉर ये रिलेशन हो जाएगा. अब देखिए फर्स्ट इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. नाउ थर्ड 4, 4, 5, आप समझ सकते हैं फर्स्ट प्लेस पर 4, 4, 5, ना 4 है इसमें ना 5 है, तो यही बात खत्म हो जाती है. ऐसे थोड़ा इसको अगर ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं 4, 4, 5 बी में है, 4 है, 5 है, और सेकेंड प्लेस पर 2, 3, 1 ये ए में है. अगर ये क्वेश्चन कहता है कि ये रिलेशन बी से ए में है या नहीं है तो जवाब होता कि है, बट क्वेश्चन तो पूछ रहा है ए से बी में है कि नहीं है, तो ए से बी में ये भी रिलेशन नहीं हुआ. लॉजिक वही रहेगा, ए क्रॉस बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. 4 में ए क्रॉस बी कहता है. आप जैसा कि जानते हैं हर एक सेट खुद का सबसेट होता है और ये ए क्रॉस बी है, तो जाहिर है ए क्रॉस बी विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर ये भी रिलेशन हो जाएगा. कंक्लूड करें, इसका फर्स्ट नहीं हुआ, सेकेंड हुआ रिलेशन, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ हुआ. फिर क्वेश्चन सेकेंड हमने लिया है, इसमें भी ए और बी टू गिवन सेट से आप देख रहे हैं, ए में 2, 3, 4, 5 है, बी में 3, 6, 7, 10 है. आर कहता है एक रिलेशन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई एंड इन रिटर्न इंप्लाई एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई. आप समझ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हम देखेंगे ना तो रिलेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछता है तो हमारा पहला काम यह है कि रिलेशन को बहुत अच्छा से समझना, वो डिफाइन कैसे है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन की कोई बात ही नहीं है, सीधा दे दिया, कोई दिमाग नहीं लगाना, हमें चेक करना है. सेकेंड में लैंग्वेज लिखा है, एक्स क्या है, रिलेटिवली प्राइम टू वाई है. इट मीन्स कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से कब एसोसिएट होगा तो ए का वह एलिमेंट बी के उस एलिमेंट के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा. अब रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, हम समझते हैं कोई भी नंबर किसी के साथ रिलेटिवली प्राइम कहलाता है अगर हम दोनों का एचसीएफ लें तो वह 1 आए. इट मीन्स कि वो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 को छोड़कर, बिकॉज 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. Therefore, we say x and y are relatively prime if SCF of xy is equal to 1 or if x and y have no common factor other than 1. क्लियर है? तो इस बात का है क्वेश्चन क्या, express R as set of ordered pairs and determine its domain and range.
इस बार कहता है क्या क्वेश्चन, तो आर को आप ऑर्डर करके फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए और इसका डोमेन और रेंज डिसाइड कीजिए क्या होगा, डिटरमाइन कीजिए क्या होगा। आप समझ सकते हैं इस बार अगर हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, इट मींस कि जस्ट ये रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा है। हम सेट ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे और देखेंगे इसके साथ इसका कौन कौन रिलेटिवली प्राइम है। समझ सकते हैं 2 का 3 के साथ, जाहिर है दोनों का HCF 1 है, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 का 6 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 है इसमें दोनों में। 2 के साथ 7 होगा, अगेन 2 के साथ 10 नहीं होगा। तो पहले 2 के साथ लिख लेते हैं, 2 के साथ 3, 2 के साथ 6 नहीं, फिर 7, फिर 2 के साथ 10 नहीं। 2 के साथ जो जो ऑर्डर पेयर बन सकता है वो हो चुका। फिर 3 के साथ, जाहिर है 3 के साथ 3 को नहीं लेंगे, कॉमन फैक्टर दोनों में 3 है। 3 के साथ 6 ये भी नहीं लेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है। 3 के साथ 7 का ये ले लेंगे क्योंकि 3 और 7 रिलेटिवली प्राइम है, बिकॉज दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं है। फिर 3 के साथ 10 का, जाहिर है ये भी हो जाएगा। 3 और 10 का भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। 3 के साथ सारी बातें हो गई। फिर 4 के साथ आप समझ सकते हैं 4 के साथ 3 का हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों का भी कॉमन फैक्टर 1 होगा और कुछ नहीं होगा। 4 के साथ 6 का नहीं होगा, 10 का नहीं होगा, 7 का हो जाएगा। क्लियर है। वैसे 5 के साथ 5 3 समझ सकते हैं, 5 के साथ 5 3, 5 6 भी तो हो जाएगा ना। 5 6 का भी HCF 1 ही आएगा, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो 5 6 हो गया, 5 7 भी हो जाएगा, 5 7 भी हो गया, 5 10 जाहिर नहीं होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 7 सारे के साथ हमने कंसीडर कर लिया कौन कौन ऑर्डर पेयर आएगा। अब अगला पार्ट का था क्वेश्चन का, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो समझ सकते हैं इस रिलेशन आर का डोमेन क्या हो जाएगा। तो जो जो फर्स्ट प्लेस पर पार्टिसिपेट किया है, आप समझ सकते हैं फर्स्ट प्लेस पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब सब तो आ ही गया। तो डोमेन को हम कह सकते हैं 2 3 4 5, यानी पूरा का पूरा ए हो गया। इसे ए भी कह सकते हैं। कहां गया ये ना 2 3 4 5, तो पूरा सेट ए। रेंज की बात करें तो रेंज में हम क्या समझते हैं, सेकंड प्लेस पर, यानी जो सेकंड प्लेस पर बी का एलिमेंट जो आएगा वो सारा रेंज बनाएगा। आप देख सकते हैं 3 है, 7 है, 10 है, 3 7 आ चुका है, 3 7 आ चुका, 6 है। इट मीन्स कि 3 6 7 10 ये सब कभी न कभी आया ही है ना। आप देख रहे हैं ना 3 7 आ चुका है, 6 भी मिला है, 7 भी मिला है और 10 भी मिला है, कम से कम एक जगह पर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, तो 3 6 7 10, यानी इसे पूरा का पूरा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अब कुछ भी लैंग्वेज रहेगा तो मैंने क्या कहा, पहले इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि इसमें कौन सा ऑर्डर पे रहेगा, कौन सा नहीं आएगा, और कौन सा आएगा नहीं आएगा देखने में क्या उस रूल को फोकस करेंगे। रिलेटिवली प्राइम जैसे यहां पर कह रहे हैं तो हम सिंपली देखेंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इस बार सेट एक एक्चुअली क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, हमने इसे ट्रांसलेट करके लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में। दिया हुआ है कि लेट सेट ए बी ए सेट हैविंग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एंड आर बी रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, ये समझेंगे। आर रिलेशन है ए से ए में, रिलेशन ऑन ए या रिलेशन ओवर ए का मतलब हुआ ए टू इटसेल्फ ए। वैसे चीज को रिलेशन ओवर ए या ऑन ए बोलते हैं, बताया था मैंने। आगे कहता है ये डिफाइंड कैसे है, तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इस रिलेशन में होगा अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई है। आप समझ सकते हैं एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई है तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा, मतलब एक्स अगर ग्रेटर देन वाई है तो वो नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए सुविधा के लिए ए को एक बार लिखिए हम यहां 1 2 3 4 5, और इससे अगेन रिलेशन क्या है, तो इसी 1 2 3 4 5 में। अब हम समझ सकते हैं कि इसका एलिमेंट x, इसका एलिमेंट y, यहां यही समझेंगे ना। तो कहता है ये ऑर्डर पर x y कब आएगा, तो x लेस देन इक्वल टू y होगा। तो आराम
आराम से हम सोच सकते हैं कि इसका अगर 1 लेंगे तो इसके साथ कौन कौन आएगा, कौन कौन एलिमेंट इसमें ऐसा है जो इससे लेस देन और इक्वल टू है। आप समझ सकते हैं 1, इसको हम कह सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 3। समझ सकते हैं जब 1 लेस देन इक्वल टू 1 सही है तो आगे तो नंबर सारा और बड़ा है, तो 1 के साथ तो सारा का सारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सारे से लेस देन और इक्वल टू है। आप समझ सकते हैं अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं होता तो इस 1 के साथ 1 को छोड़ते, कहां से स्टार्ट करते, 1 2 से, 1 2 1 3 1 4 1 5। क्लियर है? तो अगर हम कहता है एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एज सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, हमें आर लिखना है पहले, तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं आर हो जाएगा तो आर इनवर्स क्या करेंगे, उसी के सारे एलिमेंट को रिवर्स करके लिख देंगे। फिर से समझने की जरूरत नहीं है, आज समझने की जरूरत अगर है तो अगर डायरेक्ट हमें आर इनवर्स लिखना चाहते हैं तो हमारा आर इनवर्स क्या हो जाएगा, वैसा एक्स जो कि ग्रेटर देन वाई होगा, यानी सॉरी उल्टा बोल दिए, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होगा। मतलब इसको रिवर्स कर देंगे, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, वो रिलेशन हो जाएगा इस ए से इस ए में। तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 के साथ सारा ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अब 2 के साथ सोचें, जाहिर है 2 के साथ 1 नहीं होगा बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, बट ये 2 से फिर स्टार्ट हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 4, 2 लेस देन इक्वल टू 5, यानी इसके साथ हो जाएगा 2 2 2 3 2 4 2 5। सिमिलरली फिर 3 के साथ जाहिर है 1 भी छोड़ना होगा, 2 भी छोड़ना होगा, क्योंकि 3 दोनों से छोटा है, तो 3 3 3 4 3 5 5 तक है ही। फिर 4 के साथ 4 4 हम समझते हैं, ये पैटर्न समझ गए हैं आप। फिर 4 5 और 5 के साथ सिर्फ 5 आएगा ऑर्डर पे, बस। तो सारे का हमने सोच लिया कि कौन सा इस ए का सेट स्मॉलर है या इक्वल टू इस सेट के एलिमेंट से है, और हमने इसको देख के लिख दिया। अब आर इनवर्स को मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, समझ सकते हैं। आर इनवर्स में क्या करेंगे, सारे को रिवर्स कर देंगे, 1 1 हो गया, इसे 2 1 कर देंगे, क्योंकि ये जस्ट समझे थे ना ए से ए में है तो वो भी ए से में होगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। अगर 3 आर रिलेटेड 4 से है तो 4 आर इनवर्स रिलेटेड 3 से कहलाएगा। तो ये 2 1 हो गया, ये 3 1 हो जाएगा। ये सारे का क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवर्सिंग कर रहे हैं। इस तरह सारे का रिवर्स करेंगे, लास्ट में 5 5 का रिवर्स करेंगे, ये तो यही रह जाएगा, बीच में डॉट डॉट हमने दिया है, आप समझ सकते हैं। सारे का रिवर्स करके लिखने की बात है। आगे देखिए, कहता है ऑल्सो डिटरमाइन ऑल्सो द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। आप समझ सकते हैं कि इसी को देखकर, आर को देखकर हम डोमेन ऑफ आर इनवर्स लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ आर अगर कहता तो इसके फर्स्ट प्लेस की सारी बातों को लिखता, लेकिन ये डोमेन ऑफ आर इनवर्स कह रहा है, इसका मतलब इसका सेकेंड प्लेस पर जो एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा वो हमारा हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। आप समझ सकते हैं, सेकेंड प्लेस पर अगर देखें हम तो 1 है ही, 2 है ही, 3 4 5 आगे देखने का जरूरत भी नहीं है, यहीं तक तो सारा आ गया इसका सेकेंड प्लेस पर। ये फर्स्ट आर को ही देखकर हम आर इनवर्स तय कर रहे हैं, क्लियर है ना। हमें डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालना है, लेकिन अगर आर को देखकर ही आर इनवर्स का डोमेन निकालेंगे तो ये भी बताया ना मैंने कि सेकेंड प्लेस इसका देख लेंगे तो वही हमें आर इनवर्स का डोमेन दे देगा। और हम ये 5 जो शुरू का फर्स्ट 5 ऑर्डर्ड पेयर है, यहीं तक के सेकेंड प्लेस पर हमें 1 2 3 4 5 सारा का सारा मिल गया, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, आगे उसी में से कोई होगा। तो आर इनवर्स जो है ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी इसे ए कह सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, रेंज ऑफ आर, आप समझ सकते हैं रेंज ऑफ आर भी क्या होगा, सेकेंड प्लेस का ही होगा। आपको इनवर्स के समय बताया था हमने कि जो डोमेन होगा आर इनवर्स का वो रेंज हो जाएगा आर का, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे हम डोमेन ऑफ क्या कह देंगे, आर इनवर्स। सही है। अगर हमें रेंज कहता आर इनवर्स का निकालने का तो ये क्या होता, डोमेन ऑफ ए हो जाता, यानी
टोटलिटी में बात करें तो इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आर का डोमेन और आर का रेंज, उधर आर इनवर्स का डोमेन, आर इनवर्स का रेंज, ये चारों सेम है 1 2 3 4 से 5 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चन लिया है, पहले से देखते हैं। कहता है ये आर एक रिलेशन है जो आप देख रहे हैं इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है। इन दिस सेट एलिमेंट्स आर 11 12 13 एंड इन दिस सेट 8 10 12। रिलेशन कहता है डिफाइंड बाई एक्स आर रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाई वाई इक्वल्स एक्स माइनस 3। ढंग से इस चीज को पहले समझेंगे ये क्या कहता है। एक्स आर रिलेटेड वाई से होगा, इट मीन्स वाई शुड बी एक्स माइनस 3। आप समझ सकते हैं इस बार ये कह रहा है ये कि y मतलब इस सेट का एलिमेंट है, x इस सेट का एलिमेंट है, यानी कोई सा एक्स वाई इसका एलिमेंट एक्स वाई कब होगा ऑर्डर्ड पेयर, तो जब y में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x मिल जाए। सॉरी उल्टा बोल दिए, x में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y मिल जाए। y इक्वल्स एक्स माइनस 3 है ना, x में सब्ट्रैक्ट करें 3 तो y मिल जाए। आप समझ सकते हैं इसे किस तरीके से देखें, जैसे ये 8 किससे रिलेटेड होगा इधर, तो समझ सकते हैं किसमें हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, जाहिर 11 में करेंगे। आप देख सकते हैं उल्टा सोचें, अगर y दिए, अब x की बात करें, अगर हम कहें 11 इसके किस एलिमेंट से एसोसिएट होगा, यहाँ 11 पुट करके देखेंगे, 11 माइनस 3 8 होता है, 8 है इसमें क्या है तो हो जाएगा 11 8 से होगा। अगर 8 नहीं होता तो हम कहते कि 11 किसी से रिलेटेड नहीं होगा, क्लियर है ना। इस तरह से 11 8 से हो जाएगा। 12 तो इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना चाहिए, 9 चाहिए। 9 है इसमें, नहीं है, मतलब 12 का कोई भी एसोसिएटेड एलिमेंट इसमें नहीं होगा। 13 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 10 है ना इसमें, मींस 13 किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है राइट आर इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। समझ सकते हैं हमने क्या देखा, 11 का 8 होगा बिकॉज 8 इज जस्ट 11 माइनस 3। 12 का कोई नहीं होगा, आपने देखा कि इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 अगर इसमें होता तो 12 के साथ 9 का होता है, बट 9 तो है नहीं उसमें। सिमिलरली 13 के साथ क्या हो जाएगा, 10। सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। डोमेन कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर है, डिफाइंड एज एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाई एंड इन रिटर्न इंप्लाई 2x plus 3y equals 21। क्वेश्चन इसमें भी वही कह रहा है, राइट आर इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, एक ही बात है। इसे भी रोस्टर फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है इस रिलेशन को। तो इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं यहां पर 2x plus 3y है, तो 2x plus 3y है। हिट एंड ट्रायल से भी ट्राई कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करें, y का क्या वैल्यू पुट करें, 21 आए। ध्यान ये देना कि x y दोनों नेचुरल नंबर हो, बट आप समझ सकते हैं हिट एंड ट्रायल से थोड़ा कैसे करेंगे, कुछ तो तरीका मतलब निकालेंगे ना जिससे कि हम कर सकें। हिट एंड ट्रायल से शायद कोई 1 2 आ जाए, तो ये कैसे तय करेंगे कि और नहीं आएगा। हमें तो सारा लिखना है जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा ऑर्डर फिर एक्स वाई। तो जैसे मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली यही आप सोचेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप कुछ भी अलग भी सोच सकते हैं, बट एक भी छूटना नहीं चाहिए और प्रॉपर एक लॉजिकल वे में हम करें जिससे कि कोई छूटे नहीं, ये हम क्लेम कर सकें कि हमने जो तरीके से लिखा है, देखिए इतनी बातें होंगी इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसा यहां पर हो रहा है जो हमें ये समझा पाए कि अब कुछ और नहीं होगा। तो जैसे हम यहां पर ये सोचते हैं गिवन क्या है, 2x plus 3y equals 21। यहां से अगर y के लिए इसे सोल्व करें तो 21 माइनस 2x by 3 होगा। एक्चुअली ये तीसरा क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन कहलाता है, और बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट वे नहीं पता होता कि ये क्या है, एक बाउंड्री होता है, उसके अंदर वो चीज है और हमें वहां तक पहुंचना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना। इसमें जैसे अक्सर क्लास में एग्जाम्पल देता हूं, इसमें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे बाउंड्री का मतलब क्या हुआ
कि मान लीजिए मेरा कोई सामान है खो गया, ये मार्कर अभी मेरे हैंड में है, मान लीजिए अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ, अक्सर जाता हूँ, कभी मार्कर हाथ में चला जाता है, घर के किसी और पार्ट में और रूम में जा सकता है ये, और ये मार्कर अगर अभी मैं मिस कर जाए, मुझे ध्यान नहीं कहाँ हमने रख दिया, बट ये पता है कि अभी थोड़ा देर पहले तो मैं इसका यूज कर रहा था, तो आप ये समझो कि इस मार्कर को ढूंढने के लिए हम किसी भी कीमत पर कोई फ्रेंड जो हमारा यहाँ से बहुत दूर दिल्ली में रहता है उसे तो फोन नहीं करूंगा कि मार्कर मेरा देखा है क्या। ये समझ सकते हैं बात को। हमें ये पता है कि इसकी बाउंड्री क्या है और घर में यहाँ के बाद में कहाँ कहाँ गया, तो मैं वहां देखूंगा। हमें ये भी नहीं पता मार्कर कहाँ है, बट ये हमें पता है कि कहाँ नहीं है। इसको बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री को हम लॉजिकली जितना छोटा करते जाएंगे तो उस चीज तक पहुंचना हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने ये स्टार्ट किया है, लॉजिक हमारा ये है, बाउंड्री क्या है, तो एक्स और वाई नेचुरल नंबर है और 2x + 3y = 21 है। तो 2x + 3y = 21 को हमने थोड़ा ट्रांसलेट करके ऐसे समझा। जाहिर है ऐसा है जैसा लिख ही सकते। और अब इसको फोकस करें, बिकॉज x एंड y बोथ आर नेचुरल नंबर और y अगर 21 - 2x/3 होता है, इट मींस कि 21 - 2x, x का कोई भी नेचुरल वैल्यू डालेंगे तो 21 - 2x जो भी आएगा दैट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3। क्यों? चूंकि 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो y का मान तो फ्रैक्शनल आ जाएगा और y x दोनों का नेचुरल नंबर में ही है। तो इससे यहां ध्यान देंगे, बाउंड्री हम छोटा कर रहे हैं, रियली y का वैल्यू ये है, बट अब ये 3 को हम अवॉइड करके कह सकते हैं दिस इंप्लाई 21 - 2x should be a multiple of 3 या 21 - 2x should be divisible by 3। अब 21 - 2x के पास आ गए, ये डिविजिबल बाय 3 होगा। अब आप ये देखिए कि 21 - 2x 3 से डिविजिबल होगा, ऐसा कब होगा? तो 21 तो खुद 3 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल कोई नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करें हम और वो भी डिविजिबल बाय 3 हो जाए, ये तभी पॉसिबल होगा जब जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज भी 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। -2x जो हम कर रहे हैं ना, ये 2x भी 3 से डिविजिबल हो या 3 का मल्टीपल हो, एक ही बात है। अब 21 भी छोड़िए, 2x को फोकस कीजिए। 2x शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3। अब आप समझ सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, ध्यान है ना, 2x 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 2x में 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 में तो 3 फैक्टर निकलेगा नहीं, 2 तो इटसेल्फ एक फैक्टर जो प्राइम है। तो x जब तक 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो 2x 3 का मल्टीपल होगा क्या? जाहिर नहीं होगा। इट मींस इससे हम ये कंक्लूड कर लिए कि x शुड बी मल्टीपल ऑफ क्या, 3। अब सोचिए कि x मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो अब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे तो कुछ तो हमको सुविधा होगी ना कि बाउंड्री थोड़ा छोटा हुआ। x का फर्स्ट टाइम वैल्यू हम क्या पुट करके इसमें निकालेंगे भाई? तो फर्स्ट टाइम हम x का वैल्यू 3 में पुट करेंगे। 3 1 नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 2 3 का मल्टीपल नहीं है और x कैन टेक ओनली द वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3। तो दिस इंप्लाई x is a मल्टीपल ऑफ 3। अब हम हीट एंड ट्रायल से करके समझाने के लिए एक चार्ट ले लेते हैं। x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, आप समझ सकते हैं x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये 6 आएगा। 21 - 6 15, 15/3 5। ये तो वैल्यू निकालने की बात है, हम लोग आराम से कर लेंगे। फिर इसका वैल्यू 6 ट्राई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज y और x दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 6 पुट करेंगे, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 में 9, 9/3 3। अगेन 9 इसमें पुट कीजिएगा 18, 21 - 18 फ्री 3/3 1। नेक्स्ट अगर 12 पुट करेंगे, आप समझ सकते हैं 12 × 2 24, 21 में सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 आएगा, -3/3 -1 होगा। आप समझ सकते हैं अब हम लोग बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं, ये बाउंड्री हमारी नहीं है, नेचुरल नंबर तक ही रहना है। तो ये हमारा तीनों सही होगा। अब समझ सकते हैं बात को, हमारे पास प्रॉपर लॉजिक है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? तो x का वैल्यू -3 करें, -6 करें, वो भी तो 3 का मल्टीपल है, बट ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से ही हमें स्टार्ट करना है और 3 का मल्टीपल भी है, तो हम 3 से स्टार्ट किए और 9 तक जाएंगे तो ये हमें नेचुरल नंबर y मिलेगा।
और इससे ग्रेटर करेंगे तो ये नेगेटिव आना शुरू होगा। अब अगर कोई लॉजिकल का है, लॉजिकल ये कि इसमें 15 ट्राई करेंगे तो शायद हो जाए। आप समझ सकते हो 12 के बाद ये रखने के बाद नेगेटिव आता है, 15 करेंगे तो और बड़ा नेगेटिव आएगा ना, तो ये और मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर नेगेटिव आएगा ना। तो इस तरह से यहां के बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमारा आर क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर 3 5, ऑर्डर्ड पेयर 6 3, ऑर्डर्ड पेयर 9 1, बस। तो इस तरह से फाइनली हम ये चार्ट को देखते हुए आर को हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। देखिए यहां हम लिख देते हैं आर इक्वल्स 3 5 3 5 6 3 एंड 9 1। सही है ना। आप समझ सकते हैं इसी क्वेश्चन को कोई अगर यूं करता 2x + 3y = 21 है, तो हमने y के लिए सोल्व किया, वो x के लिए सोल्व करता है 21 - 3y/2। जिस तरह से y नेचुरल है तो x भी तो नेचुरल ही है ना। तो फिर यहां लॉजिक लगाते हैं कि x को नेचुरल होने के लिए 21 - 3y को 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स 21 - 3y should be a multiple of 2. That is 21 - 3y should be an even natural because x is natural. अब सोचिए इवन तो नेचुरल तो बाद में देख लेंगे, वो तो हमें पता है, 1 से इधर नहीं जाना है। तो अब ये इवन कब होगा इस पर फोकस करते हैं। जब 21 - 3y इवन कब होगा, तो जब 21 चूंकि ऑड है, तो आप फ्रॉम बिगिनिंग ये चीज पढ़ रहे हैं, ऑड में अगर हम ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी इवन आएगा। अगर ऑड में हम इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो वो ऑड रह जाएगा ना। तो 21 बिकॉज ये ऑड है, देयरफॉर इसमें इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस शुड बी इवन। अगेन 3 प्राइम नंबर है, 3 में तो 2 फैक्टर आएगा नहीं, इवन मींस क्या, उसका फैक्टर 2 हो। तो 3y को इवन होने के लिए y को क्या रखना पड़ेगा, इवन रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑड नंबर है और ऑड में हम ऑड से गुना करेंगे तभी तो ये ऑड नंबर आएगा। शायद इवन मैंने बोल दिया था क्या ये गलती से। 21 - 3y शुड बी इवन, 21 इज ऑड, देयरफॉर 3y शुड बी ऑड। इसके बाद शायद मैंने इवन बता दिया था गलती से, तो 3y शुड बी ऑड। अब 3y को ऑड होने के लिए आप समझ सकते हैं 3 ऑड है तो y को भी क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। हमने 2 कह दिया था मल्टीपल गलती से, इसका ध्यान रखिएगा, इवन ये ऑड है ना, तो ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझ सकते हैं y ऑड होना चाहिए। यहां तक पहुंचे ना, यहां से फाइनली कंक्लूड क्या किए, y इज या y शुड बी ऑड। फिर हम यही चार्ट बनाते हैं, इस बार y का ट्राई करते ऑड से, हम 1 लेते, देन 3 लेते, देन 5 लेते, और 5 के बाद अगर आप 7 लेते तो फिर आप यहां देखते 7 लेते तो ये क्या आता है, 7 लेते तो 0 आता है ना। 21 में 21 सब्ट्रैक्ट होता है और 0 x का वैल्यू नहीं हो सकता, क्यों, तो x नेचुरल नंबर है। तो ये भी घुरा फिरा कर हमें यही देता। तो ये क्वेश्चन लेने का पर्पस मेरा सिर्फ यही है कि थोड़ा सा अगर इस तरह का सिचुएशन है जहां की बाइफर्केट करके कहते हैं ना कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी, ये नहीं कर पाए, तो थोड़ा बाउंड्री के अंदर दिमाग लगाएंगे और लॉजिकली रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन एस whose elements is ordered pair AB where B equals mod of A minus 1, A belongs to Z, Z means set of integers, and mod A less than equal to 3। इसमें एक तो थोड़ी सी आपके लिए नई बात है, परेशानी की बात हो सकती है, वो इसे समझेंगे। मॉडुलस फंक्शन में एक्चुअली इसको ढंग से देखने का जगह मॉडुलस फंक्शन है, बट अभी आप ये समझिए मॉड तो आप समझते ही है ना, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। मॉड कोई भी रियल नंबर का लेते हैं तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। कोई भी रियल नंबर का मॉड या तो 0 होगा या समथिंग पॉजिटिव आएगा। मतलब हम कह सकते हैं किसी का मॉड नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव सम इंटरवल में समझाया था आपको हमने, नॉन निगेटिव मीन्स सारा पॉजिटिव अलोंग विद 0। तो मॉड लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, तो इसे आप अभी रिजल्ट के रूप में दिमाग में थोड़ा सा समझे, दिमाग से रखें इसको दिमाग में। इसका मतलब होगा कि a का वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, और अगर मॉड a ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है तो दिस इंप्लाई
ए लेस देन इक्वल टू -3 और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप समझ सकते हैं, अगर नंबर लाइन प्लॉट करें हम, 0 अगर यहां है, 1 2 3 यहां है, सिमिलरली -1 -2 -3 यहां है। तो अभी आप ये समझें कि अगर हम यहां से यहां तक इस रीजन की बात करें, -3 से 3 तक, इसके बीच का कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो जाहिर है ये लेस देन इक्वल टू 3 होगा। जाहिर है ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? तो व्हेन वी टेक a इक्वल्स 3 और वी टेक a इक्वल्स -3। बाकी अगर आप 3 से इधर जाएंगे तो समझ सकते हैं ये मैग्नीट्यूड 3 से ग्रेटर हो जाएगा। इधर भी आएंगे तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मीन साइन से मतलब हमारा नहीं है, तो इधर भी मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? ग्रेटर होगा 3 से। और प्लस का मॉड करें या माइनस का मॉड करें, एक ही बात होता है। तो इससे इधर नहीं होगा, इससे इधर नहीं होगा। अब इन कॉन्ट्ररी हम इधर की बात करें तो इधर अगर ए रहेगा, यहां ए लिखने का मतलब आप ये समझिए कि का वैल्यू 3 से ग्रेटर ले रहे हैं, तो इस रीजन में ये क्या होगा? ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इस रीजन में भी ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इक्वालिटी लगाने की बात अगर करेंगे तो इट मींस कि 3 से स्टार्ट होगा, और इक्वालिटी नहीं होगा तो 3 के बाद से स्टार्ट होगा। जैसे यहां अगर दोनों जगह इक्वालिटी हम खत्म करते हैं तो यहां भी इक्वालिटी खत्म, यहां भी इक्वालिटी, यहां भी इक्वालिटी खत्म, यहां भी इक्वालिटी खत्म, है ना। लेकिन इक्वालिटी अगर होगा तो यहां भी इक्वालिटी होगा। तो अभी इसे कहीं इस तरह की बात आती है तो थोड़ा सा इसको मेमोरी में रखेंगे और रट्टा नहीं मारना। आप समझ सकते हैं बात को, सिंपली समझ सकते हैं। मॉड ए लेस देन 5 है, इट मींस ए का वैल्यू -5 और 5 के बीच में कुछ भी लेंगे तो 5 से लेस ही होगा। लेकिन मॉड ए ग्रेटर देन 5 होगा तो हमें -5 से छोटा में जाना पड़ेगा या 5 से ग्रेटर में जाना पड़ेगा, तब उसका मॉड लेंगे, तब 5 से ग्रेटर होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक समझने जैसी बात यही थी। देयरफॉर यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। यही तो इसमें मेन जानना है। और है क्या इस क्वेश्चन में? आप समझ सकते हैं ए इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है। इंटीजर तो बहुत बड़ा फैमिली है, बट ए के बारे में ये आइडिया अगर हमारे पास है तो आप समझ सकते हैं कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब हुआ कि ए का वैल्यू -3 से 3 के बीच लाई करेगा। अब -3 से 3 के बीच ही बहुत सारा नंबर है, लेकिन ये इंटीजर भी तो है। तो इंटीजर है तो यहां से यहां तक में क्या क्या आएगा? ए का वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। इतना वैल्यू ले सकता है इंटीजर के फॉर्म में, जो जिसका कि मॉड लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। तो मॉड ए लेस देन इक्वल टू 3, दिस इंप्लाई ए इक्वल्स, हम शुरू से ही करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। सही है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें से कोई सा भी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बी तो इंटीजर ही आना है। क्यों? कोई इंटीजर -1 करेंगे, इंटीजर आएगा, उसका मॉड लेंगे तो इंटीजर का मॉड क्या होगा? इंटीजर ही आएगा। तो देयरफॉर यहां पर ऐसा तो कोई इसमें से नहीं आपको दिख रहा है जो कि यहां रखेंगे तो बी इंटीजर से बाहर चला जाएगा। अगर ऐसा कोई होता इसमें तो उसको हम डोमेन से बाहर करते। हमें क्या करना है? डोमेन और रेंज निकालना है। तो आप समझ सकते हैं ए का इतने में से किसी भी वैल्यू के लिए बी इंटीजर के फैमिली में रहेगा। देयरफॉर इसका डोमेन पूरा का पूरा यहां से यहां तक हो गया। रेंज की बात, तो रेंज की बात हम क्या करेंगे? ए का वैल्यू बारी बारी से इसमें डालते जाएंगे। पहले हम चेक कर लिए, कुछ भी डालेंगे तो इंटीजर ही आएगा बी, और बी का जो वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंटीजर आते जाएगा, वो जो सारा इंटीजर आएगा वो इसकी रेंज का सेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम डोमेन की बात करें तो फॉर ऑल ए इक्वल्स -3 -2 -1 0 1 2 3, mod of a -1 will be integer। therefore इस रिलेशन का जो डोमेन हो जाएगा ये क्या हो गया? पूरा ये सेट हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3। इसे अगर हम चाहें तो ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते थे, +-1 +-1 +-2 +-3 और एक 0 को अलग से लिख दिए। ऐसे लिखा जा सकता है। रेंज की बात करें तो रेंज में हम समझ सकते हैं, अगर -3 से यहां स्टार्ट करें तो 4 आएगा,
-3 -1 -4 -4 का मोड 4, फिर -2 करेंगे 3 आएगा, क्लियर है ना। -2 करेंगे 3 आएगा, -1 करेंगे 2 आएगा, -1 के बाद 0 करेंगे 1 आएगा, फिर 1 करेंगे 0 आएगा, और फिर 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हम शुरू से करते हैं। -3 में 4, -2 में 3, -1 में 2, 0 में 1, 1 में समझ रहे ना कैसे रख रहे हैं, -3 -2 -1 0, नेक्स्ट 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 1 आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 पुट करेंगे तो 2 आ चुका है, सही है ना। मतलब ये यहीं तक हो जाएगा ना, और कोई नया नंबर नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं, चूंकि कंसेक्यूटिवली हमें रखना है तो सारा इंटीजर तो देगा ही। मैक्सिमम इसमें कब आएगा, जब -3 पुट करेंगे 4, और मिनिमम कब आएगा, जब a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तब आएगा। ये पुट कर दिए। इस तरह से रेंज इसका क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिखें सेट में, ताकि पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से इसका डोमेन और रेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है R1 एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स R। आप समझ सकते हैं, इस बार रियल नंबर को इसने कैपिटल R से डिनोट किया है। तो अक्सर अभी तक हमने रिलेशन लिया तो मैक्सिमम केसेस में R कह रहे थे, बट यहाँ R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, देयरफॉर वी हैव टेकन रिलेशन एज R1। और रिलेशन जस्ट एक सिंबल है, R1 का लिए S भी कुछ भी कहा जा सकता है। तो R1 एक रिलेशन है ओवर सेट रियल नंबर। और कहता है इस पर कैसे डिफाइन है, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R1, दिस इंप्लाई 1 + AB ग्रेटर देन 0। इस बार इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, कौन रियल नंबर किस रियल नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, इसका जो हमारा पैमाना है, स्केल है मापने का, वो ये है। जैसे भी हम कहें क्या इसमें 2 3 आएगा, तो 2 3 यहां पुट करेंगे, 1 + 2 × 3 6, जाहिर है 7 ग्रेटर देन 0 आएगा। 2 - 3 आएगा, 2 × -3 -6 हो जाएगा, 1 + -6 मीन्स -5, ये 0 से ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स 2 - 3 नहीं आएगा। 5 और -½ आएगा, तो 5 × -½ -5/2, और 1 + -5/2, जाहिर है 1 से 5/2 ग्रेटर है, तो 1 में 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव आएगा। तो 1 एंड क्या मैंने कहा था, 5 एंड -½ नहीं आएगा। क्लियर है ना, कौन रियल नंबर किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएगा नहीं आएगा, इसका जो पैमाना है इससे माप के हम ये डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R1 एंड ऑर्डर्ड पेयर BC बिलोंग्स टू R1, दिस इंप्लाई ऑर्डर्ड पेयर AC बिलोंग्स टू R1 इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग R। उधर रिलेशन क्लियर है, कैसे है ये डिफाइन, थोड़ा इसको समझें हम। इस पर कहता है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R1 एंड ऑर्डर्ड पेयर BC बिलोंग्स टू R1, ये ध्यान देंगे AB BC, ये B से लास्ट कर रहा है, ये B से शुरू हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर। तो कहता है इस तरह से कंसीक्वेंस में AB एंड BC ये दोनों R1 में है। तो कहता है अगर ये दोनों है तो आप दिखाइए कि अगर ऐसा है तो ऑर्डर पेयर AC भी, आप देख रहे हैं ऑर्डर पेयर AC मींस इसका फर्स्ट इसका लास्ट, B और B को छोड़कर जो बचता है AC, तो ऑर्डर पेयर AC भी R1 में बिलोंग करेगा। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग R। मतलब आप रैंडमली ABC कोई भी रियल नंबर ले लीजिएगा तो ऑर्डर पेयर AC भी R1 में बिलोंग करेगा, ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा साबित करना है। अगर ऑर्डर पेयर AB भी इसमें ऑर्डर पेयर BC भी है तो ऑर्डर पेयर AC होगा, इसकी गारंटी नहीं है, ये सारे ABC के लिए नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। हमें दिखाना क्या है, ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R1 एंड ऑर्डर्ड पेयर BC बिलोंग्स टू R1। ये क्या इंप्लाई करेगा डेफिनेशन से, ये इंप्लाई करेगा 1 + AB इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 + BC। ऑर्डर पेयर BC का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर पेयर BC, तो यहां पर 1 + BC करेंगे, 1 + BC ग्रेटर देन 0। यानी अगर ये दोनों इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये दो बात होगी, ये गिवन है।
तो अब हमें साबित करना है कि अगर ये दोनों सही है, ऐसा एबीसी है जो ये दोनों संबंध को सही करता है, सेटिस्फाई करता है, तो देन 1 प्लस AC भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है ना? ये दिखाना है ये इसमें बिलोंग करेगा, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देयर मे बी सम ABC रियल which satisfy these two but will not satisfy 1 plus AC is greater than 0। आप समझ सकते हैं कि इसको करने के लिए अगर हम ऐसा ABC सेट करें जो ये दोनों को तो सेटिस्फाई कर दे, लेकिन 1 प्लस AC को वह निगेटिव कर दे, तभी तो ये हो पाएगा। अगर एक केस में भी ये बात हो जाता है, एक ABC का कोई भी हम ऐसा सेट कर दें, तो क्लियरली हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों अगर होता है तो ये भी होगा, ये जरूरी नहीं है, ऐसा हम कह पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर देखते हुए हम समझ सकते हैं बात को कि 1 प्लस BC ग्रेटर देन 0 को काटना है, हमें इनवैलिड करना है। तो ABC कैसे सोचेंगे? पहली बात, ABC इस तरह सोचेंगे कि दोनों सेटिस्फाई भी हो। तो आप समझ सकते हैं कि A और C का साइन अपोजिट तो लेना ही पड़ेगा, A और C का साइन अपोजिट रखना पड़ेगा, सो दैट कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, तभी तो 1 में माइनस कुछ करेंगे तो नेगेटिव आने का चांस होगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सोचना है आराम से, ये संबंध भी सही हो। मान लीजिए A का वैल्यू हम 5 ले लिए और B का वैल्यू ऐसा रखना है, कारण कि अगली बार B से पर ही C का वैल्यू डिपेंड करेगा, कैसा लें जो ये सही हो। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? AC ये 1 से ज्यादा बड़ा हो विथ माइनस साइन, सो दैट कि 1 में 1 से ग्रेटर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो निगेटिव आ जाए और ये बात गलत हो जाए। आप समझ सकते हैं B का वैल्यू अगर हम कुछ निगेटिव ले लें और निगेटिव ऐसा लें कि 1 प्लस AB पॉजिटिव रहे। अब ये 5 है तो जाहिर है ऐसा निगेटिव ले लें जो इसका मान लीजिए -1/12 कर लिए, ये समझ के कि ये मल्टीप्लाई होगा तो -5/12 आएगा। ये 1 से स्मॉलर है, देयरफॉर 1 -5/12 जो है वो 1 में इससे स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव आएगा। ये सही चल रहा है। अब हम BC को सेट करना है जहां B ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है, तो B इक्वल्स क्या है? -1/12। अब समझ सकते हैं C का वैल्यू हम निगेटिव ले लें, A का 5 या C का कुछ भी कर लीजिए, -10 कर लीजिए, ये समझ के कि B को जैसे ही हमने निगेटिव कहा तो अब तो B इंटू C करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। 1 ऑलरेडी है और इसमें कुछ पॉजिटिव जुड़ेगा 0 से बड़ा, तो ये 1 अकेले है, और इसमें कुछ प्लस करेंगे क्योंकि दोनों निगेटिव गुना होगा प्लस आएगा, तो ये 0 से बड़ा होगा नहीं। ये कहां से दिमाग में रहा, ये क्लियर करना है। अब सोचिए कि अब जब हम इसमें AC की बात करेंगे तो 5 इंटू -10 -50 होगा, और 1 -50 समझ सकते हैं ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। मतलब ऐसा ABC सेट करने में हम सफल हुए, सक्सेसफुली हमने ऐसा ABC रियल नंबर के फैमिली से चुना है। अब ये ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल होगा, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, कैसे सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम लोग समझ सकते हैं, पहले तो यहां पर लिख देते हैं एक लाइन, 1 and 2 डज नॉट इंप्लाई को ऐसे क्रॉस कर दिए। क्या इंप्लाई नहीं करता है? तो 1 प्लस AC ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल लेट क्या लिया था हमने? A इक्वल्स 5, B इक्वल्स -1/12, C इक्वल्स -10। आप समझ सकते हैं 1 प्लस AB जो कि होगा 1 माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे तो -5/12 विच इज ग्रेटर देन 0। 1 प्लस BC इक्वल्स 1, समझ सकते हैं B और C मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10/12, सही करा ना, ये दो मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस 10 ऊपर, ठीक है। विच इज ग्रेटर देन 0, बट 1 प्लस AC विच इज इक्वल टू 1, और AC का वैल्यू -50 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, विच इज लेस देन 0।
and therefore these two does not imply necessarily that 1 plus AC will also be greater than 0. क्लियर है? और अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. As last question, I have taken this one. Let R be relation on n cross n, जहां n नेचुरल नंबर के लिए स्टैंड कर रहा है. ध्यान देंगे अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन लिया था, यहां पर थोड़ा ऑन छूट गया है, दोबारा लिखें थोड़ा छोटा हो गया है, इसको फिर लिख देते हैं. लेट आर बी रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड एज या डिफाइंड बाय ऑर्डर पेयर ए बी आर रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी डी. दिस विल इंप्लाई एंड इन रिटर्न इंप्लाई ए प्लस डी इक्वल्स बी प्लस सी. आप समझ सकते हैं इस बार जो सिचुएशन क्या है, n क्रॉस n से n क्रॉस n में रिलेशन है. तो पहली बात, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखा है वो सारे में अक्सर हम जो सेट लेते थे उसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट होता था, उसमें 3 4 5 या नेचुरल नंबर या इंटीजर से इंटीजर में. यहां पर जो रिलेशन है वो n क्रॉस n से है. आप समझ सकते हैं n क्रॉस n, दिमाग में ये बात आनी चाहिए n क्रॉस n में रिलेशन है. इसमें ऑर्डर पेयर 1 2 है, बहुत सारा ऐसा होगा, 1 3 है, 1 1 भी है, 2 1 है. इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट इस तरह से मतलब आना चाहिए कि ऑर्डर पेयर होगा. यहाँ फर्स्ट प्लेस पर कोई नेचुरल नंबर, सेकंड प्लेस पर कोई नेचुरल नंबर, और सेम यही सब ऑर्डर पेयर इसमें भी होगा. और इस बार कहता है कि इसका कोई सा एलिमेंट इसके किस एलिमेंट से रिलेटेड होगा. तो इसके लिए इसने कहा कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड होगा ऑर्डर पेयर सी डी से. ये तब होगा जब a प्लस टी, देख रहे हैं ना, इसका फर्स्ट इसका लास्ट सम अप करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू इसका फर्स्ट इसका लास्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसका लास्ट इसका फर्स्ट. ध्यान देंगे फर्स्ट लास्ट का एडिशन विल बी इक्वल टू लास्ट फर्स्ट. ये दिमाग में बिठा है. जैसे भी अगर बात करें हम कि ये 1 2 है, तो क्या इसमें अगर यहां पर 2 कहते हैं हम, तो आप समझ सकते हैं यहां पर 3 अगर कहते हैं तो क्या ये इसमें रिलेट होगा. तो हम क्या देखेंगे, a प्लस डी मतलब 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना रहा है 4. फिर इसका लास्ट इसका फर्स्ट देखते हैं, 2 प्लस 2 ये कितना रहा है, ये भी 4 आ रहा है. इसका मतलब 1 2 2 3 से रिलेटेड होगा. अगर यहां पर 2 5 करते हैं तो नहीं रिलेटेड होगा. क्यों नहीं होगा, तो 1 प्लस 5 6 होगा और 2 प्लस 2 4 होगा. ये क्लियर है ना. इसका कौन एलिमेंट किससे रिलेटेड होगा, ये जो हमारा यहाँ स्केल है मेजर करने का, उससे हम निकाल के डिसाइड कर सकते हैं. फिर ध्यान दें यहां पर एक एलिमेंट 1 2 लिखते हैं. क्या 1 2 से रिलेट होगा कि नहीं होगा, कैसे देखेंगे फर्स्ट लास्ट 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 1 भी 3, इससे भी होगा. सही है ना. फिर हम एक एलिमेंट लिखते हैं 2 1, क्या ये 2 1 से होगा रिलेट, तो देखेंगे 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है, नहीं रिलेट होगा. तो कहने का मतलब कि पहली बात ये दिमाग में डालें कि रिलेशन ये क्या है, n क्रॉस n से, n क्रॉस n में इसका कोई ऑर्डर पेयर उससे किसी ऑर्डर पेयर से रिलेट होगा रिलेशन आर के द्वारा या फिर नहीं होगा. कब होगा कब नहीं होगा, इसका जो हमारा मापदंड यहां पर दिया है, जो स्केल दिया है, तरीका दिया है, उस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं. अब ये क्वेश्चन पर आइए कि इसमें 3 तरह की बात हमें दिखाने कहता है, जिसमें पहली बात है, आप देख रहे हैं पहला क्या कहता है, आप दिखाइए कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी विल बी आर रिलेटेड विथ ऑर्डर्ड पेयर ए बी फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू n क्रॉस n. यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ रिलेटेड होगा. अभी हम देखे भी थे, मान लीजिए इसका ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, तो ये 1 2 से होगा कि नहीं होगा, होगा. 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3. तो पहला क्या है, क्लियर है ना. पहला में हमको दिखाना है कि ऑर्डर पेयर ए बी आर रिलेटेड ऑर्डर पेयर ए बी से होगा. आप समझ सकते हैं ये दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी ऑर्डर पेयर n क्रॉस n का लेते हैं ऑर्डर पेयर ए बी,
और ये आर रिलेटेड ए बी से ही होगा। ऐसा कब होगा? तो जब ए प्लस बी देखेंगे मेरा उंगली, ये फर्स्ट क्लास ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। आप समझ सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए तो होता ही है। इसका मतलब ये इससे रिलेटेड होगा ना, जो वहां समझाया था आपको 1 2 लेकर एग्जांपल। तो फर्स्टली सिंपली हम लिखेंगे कि एज ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए for all AB belonging N, therefore ordered pair AB will be R related with ordered pair AB for all ordered pair AB belonging N cross N। सिंपल है फर्स्ट, बस अब देख रहे ना, बस डेफिनेशन को फोकस कीजिए, बस ये चेक कर लिया हमने। सेकेंड क्वेश्चन को समझने के पहले कहता है ऑर्डर पेयर AB आर रिलेटेड ऑर्डर पेयर CD से होगा, तो दिस इंप्लाई ऑर्डर पेयर CD विल आल्सो बी आर रिलेटेड विथ ऑर्डर पेयर AB। यानी अगर ऑर्डर पेयर AB ऑर्डर पेयर CD से रिलेटेड होता है, जैसे भी हमने आपको एग्जांपल में एक समझाया था, यहां पर अगर 2 3 लें तो हमने देखा था 1 2 से तो वही थे, इससे होगा कि नहीं होगा? तो 1 + 3 4 होगा, 2 + 2 4 होगा, ये होगा। इट मींस कि अगर 1 2 इससे होता है तो इसमें एलिमेंट 2 3 होगा, तो ये भी आर रिलेटेड होगा किससे? 1 2 से। आप समझ सकते हैं, यहां भी फर्स्ट और लास्ट सम अप करेंगे 4 और 3 + 1 करेंगे 4। तो अब सवाल है, ये तो हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू लेके समझाया, यहां पर कैसे समझेंगे? तो हम लोग को गिवन क्या है? अगर ये है तब ये होगा, ऐसा दिखाना है। हम लोग कह लें लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज आर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी। तो दिस विल इंप्लाई डेफिनेशन से ए प्लस डी इक्वल्स बी प्लस सी, ये गिवन है। और समझ सकते हैं हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है ऑर्डर पेयर CD भी आर रिलेटेड, CD भी आर रिलेटेड ऑर्डर पेयर AB से होगा। इसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? तो C प्लस B, ध्यान देंगे, C प्लस B इक्वल्स D प्लस A। C प्लस B इक्वल्स D प्लस A दिखाना है। समझ सकते हैं, इसी को रिवर्स करके लिख देंगे, C प्लस B विल बी D प्लस A लिख सकते हैं ना इसको। तो दिस इंप्लाई, इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, C प्लस B इक्वल्स D प्लस A। और आगे तो हम समझ ही रहे हैं ये क्या इंप्लाई करेगा, पहले ही हमने चेक कर लिया है। तो ये इंप्लाई करेगा ऑर्डर्ड पेयर CD विल बी आर रिलेटेड विथ ऑर्डर्ड पेयर AB। सेकेंड भी हो गया कि अगर ऑर्डर पेयर AB आर रिलेटेड ऑर्डर पेयर CD से है, तो ऑर्डर पेयर CD भी आर रिलेटेड ऑर्डर पेयर AB से होगा। अब लास्ट वन, लास्ट हमें क्या दिखाना है ये देखेंगे पहले क्वेश्चन। लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड कहता है कि अगर ये दो बात होता है, ऑर्डर पेयर AB आर रिलेटेड ऑर्डर पेयर CD से होता है, ऑर्डर पेयर CD आर रिलेटेड ऑर्डर पेयर EF से होता है। ध्यान दे रहे हैं ना, यहां ऑर्डर पेयर AB ऑर्डर पेयर CD, यहां पर फिर CD EF, ये सीधी सीधे कंसीक्वेंस बन रहा है इस तरह का, ये और ये सेम है। तो कहता है अगर ये दो बात होता है तो ऑर्डर पेयर AB आर रिलेटेड ऑर्डर पेयर EF से भी होगा। यानी ये दोनों को डिलीट कीजिए, फर्स्ट प्लेस पर ऑर्डर पेयर AB और सेकंड प्लेस पर ऑर्डर पेयर EF, ये भी रिलेटेड होगा। लेकिन कब ये साबित करना है? जब ये दोनों हैपन करेगा। तो ये दोनों को हैपन पहले करवा लेते हैं। मान लेते हैं लेट ऑर्डर्ड पेयर AB इज आर रिलेटेड विथ ऑर्डर्ड पेयर CD एंड ऑर्डर्ड पेयर CD इज आर रिलेटेड विथ ऑर्डर्ड पेयर EF। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया A प्लस D इक्वल्स B प्लस C। अब तो याद हो जाना चाहिए, A प्लस D इक्वल्स B प्लस C एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा? C प्लस F इक्वल्स D प्लस C। इसे 1 कह लिए, इसे 2 कह लिए। आप समझ सकते हैं कि 1 और 2 सही है, चूंकि ये दोनों होगा तब हमें साबित करना जो भी करना है, ये दोनों होगा तो ये दोनों का मैथमेटिकल फॉर्म जो डेफिनेशन है रिलेशन का वैसे हमने लिख दिया। और हमें अब दिखाना क्या है? तो दिखाना है ऑर्डर्ड पेयर AB विल बी आर रिलेटेड विथ ऑर्डर्ड पेयर EF। आप समझ सकते हैं कि ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें करना पड़ेगा a प्लस एफ इक्वल्स b प्लस ई, a प्लस एफ इक्वल्स b प्लस ई। अब देखिए ये दोनों संबंध के हेल्प से a प्लस एफ इक्वल्स b प्लस ई कैसे दिखाएं। a यहां है, f यहां है, b यहां है, e यहां है ना, यही ना देख रहे थे हम लोग। तो अगर हम दोनों को समअप कर दें, a f चाहिए, b e चाहिए, फालतू में ये d है, c है, और यहां पर भी d और c यहां भी है। तो अगर हम ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को समअप करें तो इधर भी c और d आएगा, इधर भी c और d आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस एफ, इधर बचेगा b प्लस क्या e। हमें लाना क्या था, यही तो लाना था, a प्लस एफ इक्वल्स b प्लस ई। तो ये दोनों के हेल्प से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा a प्लस एफ इक्वल्स b प्लस ई है, ये कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा सोच के हम ये डिसाइड किए कि नाउ 1 प्लस 2 इम्प्लाई, एक साइड हो जाएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स, दूसरा साइड हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और इस तरह से a डी सी एफ बी सी डी ई, कौन कौन कैंसिल हो रहा है, डी डी दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, सी सी दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। ये पहले ही हम लोग चेक कर लिए थे, कैंसिल होना ही है। और a प्लस एफ इक्वल्स बी प्लस ई, और डेफिनेशन से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई ऑर्डर्ड पेयर ए बी is are related with ordered pair EF। A प्लस एफ इक्वल्स बी प्लस ई है, तो ये रिलेटेड इससे हो जाएगा, यही साबित करना था। ये आपको देखेंगे 12th क्लास में हमें एक ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा, रिलेशन का कुछ वैरायटी है, उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन गिवन बाय दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने देखा ना, ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है, सेकंड प्रॉपर्टी जो देखा ये सिमेट्रिक कहलाता है, कि अगर ये इससे रिलेटेड है तो ये भी इससे रिलेटेड होगा, और ये प्रॉपर्टी जो आपने देखा ये ट्रांजिटिव कहलाता है। और कोई रिलेशन अगर साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस कहलाता है। तो आपको 12th क्लास में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ वेराइटीज हमने देखा रिलेशन का, और आगे फंक्शन है हमारे सिलेबस में, तो थोड़ा फंक्शन का बेसिक देखते हैं। ऑल्दो फंक्शन में वी रिक्वायर्ड सो मेनी थिंग्स, ट्रिग्नोमेट्री, सम अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट, बट इनिशियली मैं थोड़ा बात करूंगा फंक्शन का बेसिक जो है वो आइडिया। ठीक है, ओके।